लो बात करते हैं संगम काल पे। लास्ट अपनी बात चल रही थी, संगम काल से आगे बढ़ाते हैं। संगम का अर्थ बता ही दोगे आप? बताओ। तमिल कवियों का संघ अथवा सम्मेलन, भाषा लिपि तमिल भाषा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और संगम शब्द का प्रयोग किसने किया? करुणबसु, हाँ ना, वो जो अपार था, ठीक है। तो तीनों संगम की जो जानकारी है वो मैं देता है अगपुरुल, ठीक है। 3 संगम है, किसकी राजधानी में होना है? पांडव की राजधानी में। पांडव की राजधानी है मदुरई, ठीक है। पहला मदुरई में हुआ, फिर बाढ़ आ गई। दूसरा कहाँ हुआ? अलेव या कपाटपुरम में। तीसरा वापिस मदुरई में हो गया, ठीक है। पहले में अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। दूसरे में अध्यक्ष, हाँ नाम तोलकापियम, तोलकापियर की रचना तोलकापियम, तोलकापियर नाम है व्यक्ति का, ठीक है। तो तीसरे में हो गया नकीर, ठीक है। पहले में कोई किताब मिली नहीं, हाँ बाढ़ आ गई। दूसरे में तोलकापियम मिली, हाँ व्याकरण 8 विधा। और तीसरे में कोई किताब क्यों मिली ना? 8 किताबों का संग्रह तो के एनानूर मुनानूर प्रमुख है, ठीक है। फिर एक साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन देखा था, कुरंजी कुरंजा पक्षी, याद आया? पर्वत वन 1 2, नेतल तल से तट, समुद्र तट। और एक आ गया अपने मरुदम, उपजाऊ भूमि, ठीक है। और एक है और हाँ मुल्ले, और एक है पल्ले। मुल्ले तो जंगल चारा का, और पल्ले जहाँ कुछ पलता नहीं, निर्जन क्षेत्र, क्षेत्रीय विभाजन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अगमपुरम, अगम अंतरंग संबंधी, प्रेम संबंधी, पूर्व राजा राजा की प्रशंसा संबंधी, ठीक है। फिर हमने देखा महाकाव्य, शिल्पाधिकारम, लेखक का नाम बताओ? इलंगो वदिगल। क्या जानकारी, कौन सी कहानी है इसमें? कनक की पत्नी है, पति कौलन और उहार का व्यापारी है, और माधवी प्रेमिका है, ठीक है। और उनकी दुर्भाग्य गाथा, वो कहानी मैंने आपको पूरी बताई, उस पर डिस्कस करेंगे नहीं। दूसरी उसकी जो बेटी है, बेटी का नाम क्या? दोनों मणिमेखली, शीतले सतना, ठीक है। और यहीं तक बात की थी शायद लास्ट, है ना? तो यहाँ देख लेते हैं। मंडे को मौर्य काल का आपका पूरा टेस्ट रहेगा, मंडे को। हाँ संगम मौर्य काल में है। आज अपने बच्चा कुछ को निपटा देंगे, आज नहीं निपटेगा तो भी 2 दिन और अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। तो उहार के व्यापारी की जानकारी, इसमें थोड़ा और डाटा जो है उस पर हम बात कर लेते हैं, चर्चा हम कर लेते हैं क्या क्या इसमें और जानकारी है। देखो, इस महाकाव्य में पुहार का व्यापारी है। पुहार कहाँ है? जो वर्तमान में कावेरी पत्तनम है, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, अभी बंदरगाह भी है कावेरी पत्तनम। व्यापारी कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्य गाथा, इसमें पुहार का एक व्यापारी कोवलन था, कन्नगी कोवलन की पत्नी थी, और माधवी कौन थी? एक नर्तकी थी। कोवलन और माधवी दोनों प्रेम करने लगे, और कोवलन ने माधवी के प्रेम में अपना सारा धन समाप्त कर दिया था। एक बार कोवलन ने अपनी पत्नी कन्नगी के पायल भेज दी ताकि घर का कुछ सामान लाया जा सके, और उसी समय रानी की पायल खो गई थी। किसी ने कोवलन की शिकायत की कि जो पायल उसने बेची है वो उस रानी की पायल है। तो तत्कालीन राजा ने कोवलन को फांसी दे दी। और इसमें मदुरा नगर का भी सुंदर विवरण मिलता है, और इस रचना को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। इस ग्रंथ में श्रीलंका के राजा गजबाऊ की भी चर्चा है, माना जाता है कि वह उस समय मौजूद था। अब क्या हुआ कि जो ये पत्नी थी, पत्नी कौन? पत्नी का नाम क्या? कनग्गी। उससे लोग इतने भयभीत हो गए क्योंकि उसने श्राप दिया ना, श्राप देते ही पूरा वो
जो शहर था वो खत्म हो गया, राजा जो उसने सुसाइड कर ली, तो इतना डर हुआ उसके बारे में, इतना भयभीत हो गए लोग कि उसके नाम से जो है ना मंदिर बनाने लगे। तो शेनकुटुवा नामक एक राजा है, इसने क्या किया, इस कन्नगी का, कन्नगी बोले तो ये पत्नी जो है ना, तो कन्नगी का मंदिर बनाया, कन्नगी के लिए एक मंदिर स्थापित किया। शिल्पाधिकारम में मदुरा का सुंदर विवरण है। शिल्पाधिकारम पुस्तक में दिगनाग की न्याय प्रवेश तथा वात्स्यन के काम सूत्र का प्रभाव भी मिलता है। शिल्पाधिकारम, जिसका देखो अर्थ क्या है, नुपुर, नुपुर पायल को कहते हैं, पायल की कहानी। इसका लेखक जैन था। इस ग्रंथ में 32 सूती वस्त्रों की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया पहला महाकाव्य, कौलन, कन्नगी, माधवी। कौलन कहाँ का, पुहार का था ना, मदुरा का भी इसमें सुंदर विवरण मिलता है। बातें दूसरा महाकाव्य मणिमेखली। मणिमेखली कोवलन और माधवी से उत्पन्न पुत्री है मणिमेखली। इसकी रचना किसने की, शीतले सत्यनारायण। और इससे पहले जो महाकाव्य था उसका नाम क्या था, शिल्पाधिकारम। उसका लेखक कौन था, इलंगोवादिगल नाम तो था, वो तो धर्म है। इलंगोवादिगल उसका लेखक था, ठीक है। और मणिमेखली, मणि देखते ही नारी शीतल हो जाती, शीतले सतनार। इस ग्रंथ में माधवी और कोवलन से उत्पन्न पुत्री मणिमेखली और एक राजकुमार था उदय कुमार, इसकी चर्चा मिलती है, दोनों की प्रेम प्रसंग। इस ग्रंथ में माधवी के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की चर्चा मिलती है। और फिर इसमें नायिका मणिमेखली अपनी माता की तरह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। इस ग्रंथ में कापालिक शैवों की भी चर्चा मिलती है, जो कपाल में भोजन करते हैं। शैव का एक प्रकार, शैव धर्म के 4 प्रकार देखे थे ना, शैव और पाशुपत, कापालिक, कापालिक और कालामुख ना। मेडहाले ने मणिमेखली को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। ये ओडिसी और इलियट जो है ना, ये अपने यूनान के प्रसिद्ध ग्रंथ है, इलियड ओडिसी, उसको तुलना की गई है। मणिमेखली का लेखक जो है बौद्ध अन्य व्यापारी था। इस पुस्तक में कांची में पड़े अकाल की भी चर्चा है। 2 महाकाव्य होगी। महाकाव्य क्या होते हैं, अपने रामायण और महाभारत जो है ना, वो महाकाव्य तो है, वो अपने उत्तर भारत की महाकाव्य, ये दक्षिण भारत की महाकाव्य, बहुत फेमस है। इलियड ओडिसी जो है ना, ये यूनान के ग्रंथ है प्रसिद्ध। तीसरा महाकाव्य जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, देखो चिंता मत कर जीवक देवर है, तो तिरुक देवर इसके लेखक है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें एक आदर्श चोल राजा की चर्चा मिलती है। उस राजा का कोई नाम तो नहीं मिलता, एक राजा की चर्चा मिलती है। बहुत ही बड़ा योद्धा था ये, युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण था। इस पुस्तक में एक महान चोल राजा की चर्चा जिसने सारे युद्ध जीते थे, लेकिन उसने एक गलती ये कर ली कि विवाह थोड़े ज्यादा कर लिए, 8 विवाह कर लिए। 8 विवाह कर लिए तो फिर क्या हुआ, इसने अपने जीवन के अंतिम काल में वैराग्य धारण कर लिया, अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया, सांसारिकता त्याग दी। जीवक चिंतामणि पुस्तक को प्रणय यानी विवाह पुस्तक की उपमा दी गई। 8 विवाह हुए ना, तो विवाह से विवाह कनेक्ट कर लो। 3 महाकाव्य हो गए। नाम बोलो, लेखक बोलो, नाम बोलो, लेखक बोलो। शिल्पाधिकारम, लेखक का नाम बोलो, इलंगोवादिगल। दूसरा महाकाव्य बोलो, मणिमेखली, शीतल सतना। तीसरा महाकाव्य बोलो, जीवक चिंतामणि, तिरुक देवर। दो महाकाव्य और है, मतलब 3 तो हो गए, 2 महाकाव्य और है। तो एक तो देखो ये हो ही गया, दूसरा ये, 3 तो ये लिखे हुए हैं। चौथा 5वां जो है ना, वल्लवती कुंडलकेशी, ये दक्षिण भारत में 5 प्रमुख महाकाव्य, जैसे उत्तर में 2 ही महाकाव्य है, रामायण महाभारत, दक्षिण में 5 महाकाव्य ऐसे। अब 18 लघु कविताएं, 18 लघु कविताएं, जैसे 8 किताबों का संग्रह कल हमने देखा था, क्या कहलाता था, नाम क्या था 8 किताबों का संग्रह, हेतु तोके। ये 18 किताबों का संग्रह, तो नाम भी देखो पड़ा है, पदिनेन किलकंकु, कंकुक। इसमें तिरुवल्लुवर की कुरल एक सर्वश्रेष्ठ रचना। इन 18 कविताओं के अंदर एक प्रमुख जो है कविता तिरुवल्लुवर कुरल, तिरुवल्लुवर कुरल। कुरल को तमिल वेद कहते हैं। इसमें धर्म अर्थ काम की चर्चा, सामान्यतः हम सुनते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, 4 होते हैं ना ये, इनको क्या कहते हैं वैसे, पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इसमें तो एक पुरुषार्थ है ही नहीं, तो प्रमुख पुरुषार्थ मोक्ष तो सर्वोच्च पुरुषार्थ है ना, वो नहीं है इसमें। तो 3 का ही उल्लेख है धर्म अर्थ काम को, इसलिए इसकी गणना की जाती है, त्रिवर्ग कहते हैं इसको, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग। तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं, 5वां वेद भी कहते हैं। और पादिरुपत्तु, 6 राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कि 10 कविताएं जो हैं जिनमें 6 राजाओं की प्रशंसा है, उस पुस्तक का नाम क्या है? पादिरुपत्तु। 8, 10 और 18। 8 तो हेतु तो के, 10 ये हो गया पदिरुपुत्तु और 18 ये हो गया पदिनेन किलकंकु। संगम काल के कवि मामलू नाब ने मौर्य द्वारा तमिल प्रमुख के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। कल हमारी बात हुई थी एनानूरू मुन्नानूरू जो पुस्तकें थी उनमें दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है ना, तो वही तो बात यहाँ हो रही है। पतिन पल्ले पुस्तक लिखी है रुद्र करनार ने, पतिन पल्ले रुद्र करनार, कावेरी पत्तनम पर लिखित एक पुस्तक है। एलादी जो है ना औषधियों पर लिखी गई पुस्तक है। मधुरे कांजी पुस्तक मान गुड्डी मरुदन ने लिखी है। परिपादल पुस्तक संगीत व मधुर नृत्य पर लिखी गई। संगम युगीन शासक को मनोरम और को आदि उपाधियां इनको मिली हुई थी। को उपाधि देखो, के फॉर किंग ऐसे याद करो, को उपाधि देवता को भी थी, के फॉर को ये किंग को राजा को भी उपाधि मिली है। राज की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था। तमिल क्षेत्र की भूमि उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थी, उपजाऊ भूमि थी और राजा के जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति हो जाती थी। राजा को क्या कहते हैं? को का मन है तो कोहमन हो गया ना, याद रह जाएगा। राजा का उत्तराधिकारी, फिर राजा उत्तराधिकारी उसी को तो चुनेगा जब उसका मन होगा ना, तो को का मन होएगा तो उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा, कोहमन। राजा का जन्मदिन, राजा का जन्मदिन है तो महत्वपूर्ण दिन है। राजा का पैर नल से दो, पेरूनल, पेरूनल, पेरूनल राजा का जन्मदिन। और राजा का उत्तराधिकारी क्या है? कोहमन। और राजा है को, देवता भी है को। सभा के लिए संगम साहित्य में मनरम शब्द का उपयोग है। ये मनरम कई जगह मिलता है, भवन है, सभा है, न्यायालय है, तो ये मनरम तो इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछेगा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी मनरम है। ग्रामीण जीवन की सामाजिक धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए भी मनरम है। राजा के प्रमुख सहायकों में कौन कौन सहायक राजा के? ब्राह्मण है। मंत्रियों को स्थान दिया गया। राजा की सहायता के लिए एक अधिकारियों का समूह है जो 5 समूह में विभाजित है। ये देखते हैं कौन कौन है। अमीय 4 मैं से मैं, अमीय 4 मैं से मंत्री हो गया है ना। हाँ, अमीय 4 मैं से मंत्री। पुरोहित यार, पुरोहित तो हमें पता ही है क्या कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेनापति यार, सेनापति भी हमें पता है सेना का प्रमुख होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूतार मतलब दूत, दूत क्या करता है? विदेशों में जाते हैं, तो ये देखो विदेशी विभाग हो गया। और ऐसे याद करो, औरों की सूचना लाने वाला, औरों की सूचना गुप्तचर लेके आता है। 5 अधिकारी हो गए, बोलो देखें। अमीय 4 मैं से मंत्री और पुरोहित, पुरोहितार नाम में पुरोहित तो हो गया, धार्मिक हो गया, ठीक है। सेनापति नाम है तो सेनापति हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अपने आ गया वो दूतार, दूत है तो वो विदेश विभाग हो गया। और मतलब औरों की सूचना लाने वाला है जो कि गुप्तचर हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, आपको याद, आगे चलते हैं। अब जो राज्य है ना, जो इनका जो राज्य है, जो केंद्र है, वो केंद्र जो है ना वो मंडल में विभाजित है। मंडल मतलब अपने वर्तमान में जो कहते हैं ना राज्य या प्रांत, वो ही है। जैसे राजस्थान है वैसे ही केंद्र किस में डिवाइड है? मंडल में, ठीक है। मंडल किस में डिवाइड है? नाडु में। नाडु मतलब जिला। और नाडु किस में विभाजित है? उरिया गांव में। तो इनका डिवीजन अगर मैं कहूं तो ये इस तरह से हो गया, केंद्र जिसको ये राज्य कह रहे हैं, फिर आ गया मंडल, मंडल यानी प्रांत हो गया, फिर हो गया नाडु, नाडु हो गया जिला, और फिर आ गया अपने उर को कहते हैं गांव। इस तरह से इनका प्रशासनिक डिवीजन है ना, अप से डाउन बता रहा हूं मैं। अब आगे आते हैं कड़मे से। कड़मे मतलब कर में, ऐसे याद कर लो, कर याद कर लो। कड़मे, कर में कर है, ये राजा को जो दिया जाने वाला कर है, तो कर में, कड़मे, कर, कड़मे, कर से मतलब नाम थोड़ा बिगड़ गया, ऐसे समझ लो साउथ में। समुद्र तटीय कस्बों को पत्तीनम कहते हैं। समुद्र तट, पट याद रख लो ऐसे, पत्तीनम। बड़े गांव पेरूर, छोटे गांव सिरूर। पैर बड़े होते हैं कि सिर बड़ा होता है? पैर बड़े होते हैं, सिर छोटा होता है, तो देख लो, याद हो जाएगा। बड़े गांव पेरूर, छोटे गांव सिरूर। छोटे बड़े गांव पेरूर सिरूर कहलाते हैं। सेना के परंपरागत 4 हिस्से थे। सेना में क्या क्या थे देखो, रथ में है ना इनके पास बैल थे, मतलब घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, वो करते होंगे इनका भाई। आप साउथ में भी देखते हो कि उनके कई वो
उत्सव होते हैं, उनमें बैलों को दौड़ाया जाता है, खेल वगैरह होते हैं ना, तो उनको ज्यादा महत्व देते हैं वो बैलों को। और हाथी, घुड़सवार, पैदल, ये सेना के 4 अंग इनके प्रमुख थे। पैदल सेना की अगली टुकड़ी को तुरी कहते थे। आपने सुना होगा, हरावल कहते हैं अपने अगली, है ना, हरावल आगे की टुकड़ी, चंद्रावल पीछे की टुकड़ी, है ना। इनको क्या कहते थे? तुरी और फुले, तुरी फुले, तुरी फुले, तुरी फुले, है ना, तुरी आगे फुले पीछे। कड़गम, गम कहाँ होगा? जहाँ सेना सेना सैनिक छावनी होगी, वहां तो सैनिक शहीद भी होंगे, तो गम होगा ही वहां, तो कड़गम सैनिक छावनी है। अब युद्ध में जो मृतक है ना, जो सैनिक है, वो शहीद भी होते हैं, तो जो शहीद सैनिक है उनकी मूर्तियां स्थापित होती थी। तो शहीद सैनिक जो थे ना, सैनिक तो वीर ही होते हैं, तो उनकी मूर्तियां क्या कहलाती? देखो, वीराकल, वीरों की मूर्तियां, वीराकल। कल से कल याद कर लो, नद्दुकल भी इसको कहते हैं, वीराकल नद्दुकल, वीराकल नद्दुकल, वीराकल नद्दुकल, याद रह जाएगा, वीराकल नद्दुकल, वीराकल नद्दुकल। आगे आते हैं एन पेरायम, इसमें नौकरशाह, प्रबुद्ध नागरिक और सेना के 3 अंग सम्मिलित थे। आगे बात करते हैं नलबे, राजा का दरबार था नलबे, नलबे नहीं, नल भी पहले भी आया था, नल नल कुछ आया था ना, पेरू नल। नल मतलब राजा से संबंधित, ऐसे याद रख लो, राजा का जन्मदिन है पेरू नल, राजा का दरबार है नलबे है, और राजा का उत्तराधिकारी है तो कोमन है, ठीक है। आगे की टुकड़ी, पीछे की टुकड़ी, तूरी फुले। कड़गम है सैनिक छावनियां, और वो मंत्री आपने 5 देख ली, शब्दावलियां है इसमें, और को राजा भी है, देवता भी है, ठीक है। तो राजा का दरबार है इलेगो, राजा का पुत्र है इलेगो, तो नलबे और इलेगो, इलेगो राजा का पुत्र है। मूर्छु ऐसे याद रखो कि भाई आदमी सोया हुआ था तो आदमी मूर्छा में होता है, तो मूर्छा मतलब क्या हुआ कि राजा को नींद से जगाने के लिए मूर्छा में राजा बैठ है, तो ढोल बजाए जाते हैं ना, ताकि वो नींद से उठ जाए, तो शाही ढोल जिससे राजा को नींद से जगाया जाता था। वो आपने वो रामायण देखी हुई, कुंभकर्ण को जगाते थे, पहले ढोल ढोल बजाते तो नहीं जगता था, फिर वो स्वादिष्ट पकवान लाते थे ना, तब वो जागता था। वो एक्चुअली में क्या कि उसने तपस्या की, वो अब ऐसा क्यों था, ये आपको जानकारी है कि तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, ऐसा क्यों था कुंभकर्ण के साथ में? उसने तपस्या की, वो इंद्र का सिंहासन मांगने लगा तपस्या करके वर्मा जी की, तो इंद्रराज बोलने वाला था, तो वो निंदराज उसके, वो इंद्र आके उसकी जीवा पर बैठ गया, तो इंद्राज की जगह निंद्राज बोला गया उससे, तो निंद्रा, उसको फिर नींद नहीं मिली बेचारे को, 6 महीने सोता रहता था। मुडुर, मुडुर क्या है? पुराना गांव और पेडियल, पेड़ लगे हैं तो लोग बैठे हैं, तो सार्वजनिक स्थल है वो। अवे, छोटे गांव की सभा और शाले प्रमुख सड़क है। तेरू है, गली है, एनाडी, अनाड़ी नहीं है मतलब खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ी कौन है? सबसे बड़ा सेनापति है। पद है मतलब पैदल सेना होती है तो सेना होगी। मारिया, जो युद्ध में दूसरों को मारता है, तो मारिया मतलब जो शौर्य प्रदर्शित करने वाला वीर है, वो मारिया है। और कन, तिकन, ये क्या कहलाता है? सर्वोच्च लेखाकार यानी अकाउंटेंट कहलाता है। पुरनानुरु, एनानुरु, मुरनानुरु है ना, मुरनानुरु यही है। इसमें राजा के 400 प्रशंसापूर्ण रचनाएं हैं। एक राजा की प्रशंसा से संबंधित और भी कोई किताब आई थी क्या पहले? राजा की प्रशंसा से संबंधित कोई और किताब आई थी तो बताओ, देखें। राजा की प्रशंसा से संबंधित और कोई किताब आई थी तो बताओ। अगमपुरम, अगमपुरम, पुरम में क्या था? पूर्व, राजा, पूर्व मतलब किला, किले में राजा, राजा की प्रशंसा से संबंधित वो बात थी। तो अपने आगे देखो यहां तक पूर्णा, तो इतना ही इसमें करेंगे। एक बार चेर चोल पांडे पे 5 मिनट और बात करेंगे। यहाँ से पीछे चलते हैं, यहाँ से पीछे चलते हैं, पहले तो इसको निपटा देते हैं। ये जो राजनीति वाला था, को याद है, कोई दिक्कत नहीं है, राजा है, देवता भी है। और कृषि जो है राजकीय आय का प्रमुख स्रोत है। राजा का, राजा को कहते हैं, उसका मन है तो अपना उत्तराधिकारी चुन लेगा, को मन याद रह जाएगा। राजा का जन्मदिन है तो नल से पैर दो, पेरुनल, और एक आया था पेरुनल, नलबे भी आया था, राजा का दरबार है, ठीक है।
और ये सर्वोच्च न्यायालय आदि के लिए मनोरम का प्रयोग होता है। और फिर आ जाओ, देखो ये बता ही दोगे आप, हम ये 4 में से मंत्री, पुरोहित, धार्मिक वर्ग, सेनापति, सेना विभाग का, दूतार, विदेश विभाग, औरों की सूचना लेने वाला गुप्तचर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। किस तरह से डिवीजन है? केंद्र किसमें मंडल, मंडल किसमें नाडु, नाडु किसमें है पूर्व में डिवीजन है, इस तरह से। ठीक है, कड़मे से कर याद कर लो, कड़मे या कर में कर देना है, पाडू इसको कहते हैं। पेरूर, सिरूर, पतिनम तटीय क्षेत्र है, पेरूर सिरूर छोटे बड़े गांव को कहते हैं। सेना में देखो, रथ सेना में बस वो बैल है, बाकी तो घोड़ा भी है, हाथी भी है, पैदल है सब है। कड़गम याद नहीं है, तुरी फूले याद ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे की टुकड़ी, कड़गम क्या है? छावनी। वीराकल, वीर जो शहीद हुए हैं, मूर्तियां स्थापित होती, नदुकल भी इसको कहते हैं। एन वेरियाम में नौकरशाही प्रबुद्ध वर्ग आदि इसमें शामिल होते हैं। नलबे अभी देख लिया, इलेगो राजा का बेटा है, मूर्छू मूर्छा में पड़ा है तो ढोल बजाओ, राजा को उठाओ। पेड़ियल पेड़ लगे तो स्थान है जहाँ बैठे हैं लोग, अवे गांव है, छोटा गांव, छोटे गांव के सभा। शाले प्रमुख सड़क तेरू, गली है, एनाडी सेनापति, पदे सेना, मारिया शौर्य प्रदर्शित करने वाला वीर, और कनकितन अकाउंटेंट हो गया। पुरनानुरु में राजा की प्रशंसा की जानकारी है। अब आते हैं पांड्यों से, शुरू करते हैं। चलो चेहरों से आ जाओ ना, थोड़ा उल्टे के चक्कर। तो लो, राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, और तमिल क्षेत्र की भूमि उर्वर थी, और धान, गन्ना, रागी वगैरह यहाँ की प्रमुख फसलें थी। जो ध्यान रखना, रागी की फसल सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग परिचित नहीं थे, यहाँ है, दक्षिण में है। व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है, जो कि 60 ईसा पूर्व में लिखी गई है। उत्तरी भारत की उत्तरी काले मर्दभांड, यहाँ भी मर्दभांड कैसे है? उत्तरी काले मर्दभांड दक्षिण में भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में आहत सिक्के भी हैं। आप अगर इसको इस तरह से याद करो कि जो महापाषाण था, वह महापाषाण अब तक इस काल तक भी व्याप्त था, और महापाषाण काल की ये विशेषता थी। मुजरिश में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर मिला है। अरिकमेडु जो पांडिचेरी है, अरिकमेडु की खोज किसने की थी 1945 में? नीलकंठ शास्त्री ने। भारत और रोमन व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये अरिकमेडु। अरिकमेडु जो मैं आपको फोटो में दिखा भी चुका हूँ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसको पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में क्या कहा गया है? पेडुक कहा गया, पेडुक। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले, रोमन सिक्के मिले, यानी एक रोमन बस्ती थी, यानी कि रोम से व्यापार भारत का हुआ करता था प्राचीन काल में। अरिकमेडु पांडिचेरी में, नीलकंठ शास्त्री ने इसको रोमन बस्ती का बात होगी। रोमिला थापर कहते हैं काली मिर्च इतनी फेमस थी यूरोप में कि यवन यानी यूनानी खूब इसका इस्तेमाल करते थे, और इसको यवन प्रिय नाम दे दिया गया था, काली मिर्च को यवन प्रिय। और रोमिला थापर इसके बारे में कहते हैं कि काली मिर्च काला सोना के समान है। निर्यात क्या हो रहा है संगम काल में? लगभग वही चीजें जो मौर्योत्तर काल में आपने पहले देखी है। विलासिता की वस्तुएं, कपड़ा, ये निर्यात हो रहा है। तो मयूर हो रहा है, रेशमी वस्त्र है, रत्नमणि, मसाला, इमारती लकड़ी और हाथी दांत। और बदले में भारतीयों को क्या मिलता है? निर्यात ये हो रहा है। आयात क्या हो रहा है? बुलियन, सोना चांदी बदले में मिल रहा है इनको। संगम काल में नारियल की खेती होती थी। अब एक आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्व में है और कौन सा बंदरगाह पश्चिम में है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस तरह से याद कर लेना है कि या तो बंदरगाह पूर्व में होगा या तो पूर्व में होगा या फिर पश्चिम में होगा, दो ही दिशा में होगा बंदरगाह। तो यहाँ तक पूर्व है, तो यहाँ से शुरू हो गए वो, और मतलब यहाँ से पूर्व हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया, तो दो ही दिशा होनी। इधर बंदरगाह हो नहीं सकता, ये काउंट हो ही गए दो दिशाओं में। तो आपको पूर्व के याद कर लेने, जो बच्चे पश्चिम में, देखो याद कुछ इस तरह से करना है कि प्राचीन काल में जो राजा की राजधानी थी, सबसे बड़ी राजधानी लंबे समय तक जो रही थी, वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ थी? बिहार में, जो वर्तमान पटना है। और बिहार किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। यही तो है बिहार, पूर्व दिशा में, ठीक है। जैसे राजस्थान है तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में से है ना। तो अब ये देखो, ये पूर्व दिशा में जो बिहार है ना, तो सबसे बड़ा राजा
प्राचीन काल में सबसे बड़ा किंग कहाँ रहता था? पूर्व में। तो याद कर लो के क्या कि प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो किंग था ना, के जो था ना, किंग था ना, वो पूर्व में रहता था। तो दो बंदरगाह आप याद कर लो, एक तो कावेरीपत्तनम जिसको पुहार भी नाम से जाना गया है, और एक हो गया कोडके जो कावेरीपत्तनम के पास ही था। कावेरीपत्तनम कोडके दो बंदरगाह हो गए, याद हो जाएगा के याद कर लो। पूर्व में सबसे बड़ा राजा, राजा यानी किंग, किंग मतलब के यानी कावेरीपत्तनम, कोडके तो पूर्व में, और बचे हुए सारे बंदरगाह जो है वो पश्चिम में हो गए। तो इसको याद करने की आवश्यकता है क्या? पूर्व वाले याद कर लो, बचे हुए पश्चिम में ही दो दिशा है, तीसरी चौथी दिशा तो है ही नहीं। तो ये आप इस तरह से इस ट्रिक को याद करो कि मुशिरी, तिटनी, सोपारा, बाबेरी करम, तोंडी, नेलसीडा और कोडीकरणम पश्चिम तट के बंदरगाह थे, जबकि कोडके और पुहार या कावेरीपत्तनम ये कहाँ बंदरगाह थे? ये अपने पूर्व दिशा में थे। पूर्व के याद कर लो, पश्चिम के स्वतः ही याद हो जाएंगे। हेलो, आगे बढ़ते हैं। इंडो रोमन व्यापार के संबंध में जो जानकारी मिलती है कि रोम से हमारा व्यापार होता था, तो वो तो आप देख चुके हो कि एक तो भाई आपके पीछे का आपने देखा था ना, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में जो जानकारी मिलती है, पेडू के पीछे देखा जो आपने, एक तो वो है ही है। इसके अलावा इस ग्रंथ में ये कह रहे इंडो रोमन व्यापार के संबंध में जानकारी पेरिप्लस से मिलती है। इसी में तो उस बंदरगाह की बात की गई पेडुक की। इस ग्रंथ में नोरा, तोंडी, मुशीरी पश्चिम के बंदरगाह, पश्चिम पूर्व वाली टेंशन खत्म, हमें तो याद ही होगी। पूर्व के दो याद कर लो, क्या पूर्व के कावेरीपत्तनम कोड के, बाकी सब बच्चे पश्चिम। उरेयूर कपास के लिए फेमस था, सूती कपड़े के लिए फेमस था उरेयूर। और ये उरेयूर किसकी राजधानी थी? ये चोलों की राजधानी थी। ये चोल राजधानी थी उरेयूर। ध्यान रखना, किसके लिए फेमस? सूती कपड़े के लिए फेमस। नेक्स्ट आगे कह रहा है कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता था कि जितने स्थान पर एक हाथी बैठता है उतने स्थान पर 7 व्यक्तियों का पेट पाल सकता है। मतलब इतनी उपजाऊ भूमि है कावेरी नदी और उसके आसपास का क्षेत्र कि हाथी बैठने वाली जो जमीन है ना, उसमें इतना अनाज उत्पन्न हो जाएगा कि 7 लोगों का पेट पाल सकता है वो जमीन। इस काल में भूमि कर कितना था? इसको ऐसे लगो, स्लैश लगो, 1/6। प्राचीन काल में राजा शटभागी कहलाता था, अतः प्राचीन काल में टैक्स कितना होता था? 1/6 ही होता था। तो ये प्राचीन काल ही तो चल रहा है। कर से करोई कहते हैं इसको, और भूमि माप को भूमि माप, माँ से माँ या बेली कहते हैं। इराबू बलपूर्वक वसूला गया कर था। इरई लूट में प्राप्त कर था। कदमई कर, कदमई मतलब कर कर कर, तो ये राजा को दिए जाने वाला कर था। भूमि कर जिसको करोई भी कहते हैं। वरियम भूमि कर, जो भूमि कर लगाती थी संस्था वो था वरियम, जहां लगता था वो था वरियम वारी, जो वसूलता था वो था वारियार। सब मिलते जुलते ही है। वरियम, वरियामारी और वरियार। वरियम तो जो संस्था वसूलती थी, वरियमवारी क्या है? जहां लगता था जिस क्षेत्र पे, और वारियार क्या है? जो वसूलने वाला अधिकारी था। उल्लुगु, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार। उल्लुगु क्या है? सुगम पथकर है। इस काल में आयात की प्रमुख मद, देखो आयात कह रहा है, निर्यात में तो आपने देखा मयूर है और क्या था? सूती कपड़े हैं, विलासिता की वस्तुएं वगैरह जो है ना वो है। आयात में क्या करते थे? शीशा, शराब, सोना, चांदी। ये मुख्यतः सोना चांदी था, इसके अलावा मूंगा, घोड़ा आदि भी करते थे। तिरुकाम्पलूर, चेर, चोल, पांडे, जहां तीनों राज्य आपस में मिलते थे दक्षिण भारत में, वो क्षेत्र क्या कहलाता था? तिरुकाम्पलूर। चेर राज्य, कटहल, कटहल की सब्जी अपने भी आजकल तो प्रयोग में आती है, उस समय तो केवल दक्षिण में ही थी। हल्दी है, काली मिर्च है, और भैंस के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध था। चेर, चेर पहला राज्य चेर जो आपने पढ़ा। उपवनिकम क्या है? उपवनिकम जो है नमक व्यापारी। पौन वनिकम जो है स्वर्ण व्यापारी। कोल्लू वनिकम क्या है? लोहा बेचने वाला। मतलब ये सब क्या व्यापारियों के नाम है। उस समय क्या कहते थे नमक विक्रेता को? उपवनिकम। पौन वनिकम क्या है? स्वर्ण। कोल्लू वनिकम लोहा बना बेचने वाले। और उरई वनिकम वस्त्र व्यापारी। थेचर खाती, वनार और उलावार हलवाई, और परादावार मछुआरा। अब इनको आप कैसे याद करोगे? ट्रिक से कर सकते हो। देखो सबका, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मछुआरा देखो क्या करता था, एक तरह से वो जाल बिछाना या पर्दा बिछाना, उससे तो वो पकड़ता है।
तो पर्दा मछुआरा हो गया, ठीक है। और हलवाई जो है ना, हलवाई ऐसे याद कर लो कि भाई खुरपा पटकता है, बार बार वार करता है, वार कर करके क्या करता है वो मिठाई वगैरह बनाता है हलवाई। पानी के लिए दूर दूर तक धोबी को जाना पड़ता है, तो वनों में जाता है धोबी, वहां से पानी जो होता है उसमें अपने कपड़े धोता है, लोगों के कपड़े धोता है, ठीक है। फिर आगे देखो खाती, खाती जो है ना, खाती क्या करता है, जो सुतार होता है उसी को तो कहते हैं खाती। तो खाती ने, आप ऐसे याद कर लो कि चलने वाला रथ, थे से देखो, थे से रथ, चलने वाला जो रथ था ना वो भी खाती बनाता है, तो खात मतलब लकड़ी का तो बनता है। और इसमें देखो रुई लग रहा है, रुई, रुई ऐसे याद कर लो, रुई, 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 रुई यानी वस्त्र हो गया। कोल्लू वणिकम तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई लोहा कैसे होता है, कोल्लू काला काला ही तो होता है लोहा, तो लोहा हो जाएगा। और जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो पान वान खाते हैं, जीवन अच्छा जीते हैं, तो पान वही खाएगा, पान वही खाएगा जो कि बड़ा व्यापारी, सोने से बड़ा व्यापारी कौन हो सकता है, तो सोने चांदी का काम करता है वो बड़ा व्यापारी। और नमक जो है ना वो ज्यादा खाओगे तो नुकसान हो जाएगा, तो उसको कम खाना चाहिए, कम देखो, उप्पू वनी कम, कम खाना चाहिए नमक। तो ये सारे मैंने आपको दिखा से याद करवा दी। अब आ जाओ समाज, सोसाइटी कैसी थी। तो पहला पॉइंट तो ये कि प्रथम संगम जब हुआ था उसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। अगस्त्य ऋषि जो थे उसने दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। दक्षिण में आर्य संस्कृति तो उसने फैलाई, और जब वो आया तो उसने वर्ण व्यवस्था को तो लागू करने का प्रयास किया था। खुद ब्राह्मण, खुद के सहयोगी ब्राह्मण और स्थानीय लोगों को बना लिया शूद्र, ऐसे समझो। तो वर्ण व्यवस्था को पूरी ढंग से वो लागू नहीं कर पाई, यानी वर्ण व्यवस्था वहां लागू ही नहीं हुई। तो वर्ण व्यवस्था में दक्षिण भारत में दो वर्ग जो है ना, ब्राह्मण के बाद सीधे शुद्ध रहता है, बीच के दो वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। तो एक तो बात ये ध्यान रखना, इस वजह से क्या है कि वहां थोड़ा कर्मकांड आदि ज्यादा है, क्योंकि कर्मकांड या गलत आप कार्य कर रहे हो, बलि आदि दे रहे हो, तो उसको अगर रोकने वाला वर्ग नहीं होगा, रोकने वाले दो वर्ग जो है वो अगर नहीं होंगे, तो क्या होगा कि अपने जो है कर्मकांड बढ़ते चले जाएंगे। प्राचीन तमिल हम, ध्यान रखना, इनका जो क्षेत्र जहां ये रहते थे ना, तमिलकम या तमिल हम कहलाता है। प्रश्न आया भाई कि समाज का स्वरूप मूलतः जनजाति था, परंतु कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, धीरे धीरे पुरानी नातेदारी व्यवस्था टूट रही थी, वैदिक वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था, दास व्यवस्था नहीं थी, ध्यान रखना, ना दास व्यवस्था ना वर्ण व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ब्राह्मण को याद करो, ये कुछ शब्दावली है, इनको याद करो। जैसे अंडनार, अंडनर, अंडनर को ऐसे याद रखो आप कि जो ब्राह्मण थे ना, वो ज्यादातर आपको पता पुराने टाइम के अंदर तो वो बाल कटा के रखते थे, है ना। तो ये समझ लो कि अंडे जैसी आकृति होती थी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अपने किसी को कुछ कह मतलब अपमानित नहीं करे, अपने तो याद करने के ट्रिक निकाल। अंडनर, अंडे जैसी आकृति अपने सर में कौन रखते थे? ब्राह्मण, ब्राह्मणों को अंडनर कहते थे। समाज एवं राज दरबारों में ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। यहाँ के ब्राह्मणों में मांसाहार का प्रचलन था, ये मैंने आप क्लास में भी बताया था। मछली खाना तो एक सामान्य बात है, वहां मंदिरों के अंदर भी मछलियां बनती है। अभी मोदी जी, शी जिनपिंग आया था चाइना वाला, मोदी जी दक्षिण में किसी मंदिर में गए थे, तो वहां मंदिर के अंदर ही सर्व हुआ नॉनवेज वगैरह, तो वहां अलाउ है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखना, जैसी भौगोलिक स्थिति होती है ना, जैसी भौगोलिक स्थिति, जैसी परिस्थिति होगी ना, वैसा मनुष्य का खान पान स्वतः हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान हमें इसलिए आता है यहाँ, ये मत खाओ ये मत खाओ, क्योंकि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आप अगर यूरोप जाओ जहाँ बर्फ गिरती है, खेती वहां हो नहीं सकती, मजबूरी में क्या खाना पड़ेगा उनको, भूखे थोड़े रहेंगे 4-4 महीने, तो क्या करेंगे, मांस खाना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति अरब देशों में क्या था, वहां भी खेती वेती नहीं होती थी, आज भी क्या तेल गैस ही है, कौन सी खेती होती है। दुबई के अंदर तो साफ पानी तक नहीं है, ना जमीन में पानी ना बारिश होती है, कृत्रिम बारिश करनी पड़ती है उनको। तो वहां कुछ है ही नहीं, बिना पानी के कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अन्न तो उत्पादन नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उनको मांस भक्षण करना पड़ेगा। उनका धर्म आप सोच रहे हो कि वो धर्म अच्छा बुरा, कुछ नहीं है, परिस्थितियां होती है, अपने आप हो जाता है। हिंदू धर्म देख लो ना, अपने आलोचना करते हैं कि देखो भाई बहन में विवाह कर लेते हैं, तो जो रिलेटिव्स के अंदर विवाह करते हैं ना, विशेष धर्म के अंदर करते हैं, कई धर्मों में करते हैं, साउथ में भी होता है, हिंदुओं में। फिर क्या
धर्म की क्या बात है, कोई बात ही नहीं। और साउथ वाले तो ज्यादा अपने धर्म को मान रहे हैं। तो जैसी परिस्थिति होगी ना, वैसे मनुष्य खान पान रहन सहन सब हो जाएगा। तो यहाँ मांसाहार प्रचलन में था, लेकिन कहते थे कि भाई उसको नहीं खाना चाहिए। व्यापारी वर्ग, वणिगर, वणिक वर्ग ऐसे याद कर लो, वणिगर वेनिगर हो गया। शासक वर्ग को ऐसे याद रखो कि शासक वर्ग सबसे असरदार है। शासक वर्ग सबसे पावरफुल है। अरसर मतलब असरदार, असरदार अरसर शासक हो गया। अंडनर क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। शासक वर्ग के बाद वेलार था। देखो वेलार को आपको इस तरह से याद रखना है। वेलार जो किसान है, बेचारे सीमित समय तक ही काम करते, बाकी वेले बैठे रहते, ऐसे याद रखना। किसान जो है इनको वेलार कहते हैं। इसके दो वर्ग है, जो भूमि के मालिक जमींदार है ना, वो भी इसमें आते हैं, और जो श्रमिक किसान है वो भी वेलार ही कहलाते हैं। तो याद रखना, जो वेले बैठे रहते हैं वेलार कौन है? किसान। शासक वर्ग के बाद वेलार का स्थान था। वेलार का प्रमुख वेलीर कहलाता था। वेलार कृषि के अधिकांश भूमि का नियंत्रण में था, यानी जमींदार भी था, साधारण जो था वो भी किसान था। इस काल में उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा प्रचलित थी, विधवा विवाह प्रचलित था। विदुषी महिलाओं को अवेयार कहते थे। विदुषी महिलाएं तो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। खेत मजदूर क्या करता है? कढ़ाई उठाता है। मजदूर कढ़ाई उठाता है, तो याद रख लो कडेसियर, कढ़ाई उठाने वाला क्या है? कडेसियर कहलाता है। और रस्सी की चारपाई बनाने वाला ऐसे याद रखो कि भाई रस्सी से चारपाई कैसे बनाते हैं? भाई ऐसे पुल कर करके, ऐसे याद कर लो, ऐसे रस्सी पकड़ी और रस्सी ऐसे ऐसे करके पुल कर करके क्या करते हैं? हाँ, चारपाई बनाते हैं। तो देखो पुल कर करके, पुल पुल कर करके चारपाई बनाने वाले को पुलयन कहते हैं। कडेसियर क्या कहते हैं? कढ़ाई उठाने वाले को। वेलार किसको कहते हैं? किसान को। अंडनर किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। असरदार कौन है? राजा को कहते हैं। तो ये टर्म्स होगी। एनईआर, देखो यार के साथ कहाँ जाते हैं? शिकार पे जाते हैं। तो एनईआर यार के साथ शिकार करने जाते हैं, शिकारियों का प्रमुख है। कलवर, देखो कलवर को ऐसे याद रखो कि रात को, काली काली रातों को जो वार करता है, जो घरों में घुस जाता है, वो कौन है? वो डाकू तो है, कलवर। और पशु की खाल से चमड़ा निकालने वाले जो है परियार कहलाता है। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान था। उच्च वर्ग की स्त्रियां ललित कला की शिक्षा प्राप्त करती थी। ललित कला क्या होता है? हाँ, होम साइंस। कोई खाना बनाना सीख रही है, मान लो कोई कढ़ाई करना सीख रही है, कोई बुनाई करना सीख रही है, पहले तो ये। तोलकापियम के अनुसार, तोलकापियम कौन से संगम में रचा गया ग्रंथ था? सेकंड में। तोलकापियम तोलकापियर की रचना है ना। इसमें कहा गया विवाह एक संस्कार था। और विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए कि विवाह के 8 प्रकार है। वो 8 प्रकार हम बात करेंगे आगे। अब देखो विवाहों के ये प्रकार है, इनको भी याद करो। टर्म्स है ये, तो सीधा पूछेगा आपको, ये टर्म्स पूछ लेगा। हाँ, तो पुरुष और महिला के सहज प्रेम को क्या कहते हैं? सहज प्रेम, प्र से 5 तिने कहते हैं कि दोनों की नजरें मिली, 5 बार नजरें मिली, दोनों में सहज प्रेम हो गया, 5 तिने, ऐसे याद रखो। एक पक्षीय प्रेम को आप ऐसे याद रखो, आपने अगर वो फिल्म देखी हो, नहीं तो सुनी होगी जरूर, शाहरुख खान और उसकी डर फिल्म, उसमें वो कहता है ना, किरण कहता है, मतलब एक पक्षीय प्रेम होता है, फिर सन्नी देओल मारता है उसको, तो किरण, एक पक्षीय प्रेम, किरे, ऐसे याद कर लो। और सहज प्रेम क्या है? हाँ, 5 तीने हैं। और चित्तहीन प्रेम है, जबरन, मान लो किसी के साथ जबरन करने का प्रयास किया तो आपको मारा जाएगा, पैर सर पे रख के आपको भागना पड़ेगा और आप दीनहीन हो जाओगे। पेरुम दिने, तो क्या क्या हो गया? 5 तीने हो गया, और ककीरे हो गया, और पेरुम दिने हो गया। कलाबू, देखो इसको ऐसे याद रखो, कलाबू और कारपू। माता पिता के कहने पर उनकी रजामंदी से विवाह करोगे तो विवाह बहुत बढ़िया आएगा, भवन भवन लिया जाएगा, कारपेट बिछेंगे, कारपेट बिछेंगे। नहीं तो खुद का मुंह और माता पिता का मुंह जो है वो काला कर दोगे आप, कलाबू। तो याद कर लो, कैसे, सबकी मर्जी है, जो जैसा करे, उसको जो जैसा लगे उचित है। मैं तो याद करवा रहा हूँ, कोई सोचे कि सर लव मैरिज के खिलाफ, ऐसा नहीं है। याद करवा रहा हूँ मैं। कलाबू, काला मुंह हो जाएगा कब? जब किसी के साथ आप भाग जाओगे। और अगर माता पिता के कहने पर विवाह करोगे तो कारपेट बिछेंगे, याद कर लो, कारपू। और काली काली रातों में कौन आता है?
डाकू कलवर, और वेनिगर तो आएगा वणिक वर्ग पीछे, ये आएगा ना, मलवर कलवर पीछे है ना, कलवर आ गया ना, डाका डालने वाला, डाकू को मलवर कह दो, कलवर कह दो, एक ही बात है। जैसे पीछे आया था अपने नदुकल और वीराकल, वीरों की मूर्तियां स्थापित करना, मृत वीरों की मूर्ति स्थापित करना, ठीक है। ओके, नर्तक जो है ना, नर्तक वो विदेलियार और गायक पाणर कहलाता है, ठीक है। गायक जो है वो पाणर कहलाता है और नर्तक क्या कहलाता है, विदेलियार कहलाता है, विदेलियार। अब इसको कैसे याद करोगे, बताओ आप भी, कोई ट्रिक बताओ ऐसी, कैसे करके, एक बार पढ़ लिया ना तो ऐसे समझो 60-70% चीजें जो है ना उन्हें वो कंटेस्ट कर ली, ऐसे ऐसा टारगेट था। हाँ देखो ये, हाँ विदेलियार, हाँ नर्तक विदेलियार है तो लय बजेगी, लिरिक्स हो गए, लिरिक्स कर लो इसको, लिरिक्स, गाने में लिरिक्स होता ही है ना, लिरिक्स होगा तब आप डांस करोगे, ठीक है, लिरिक्स हो गया। और गायक पार्टनर को कैसे याद करोगे, पार्टनर, देखो एक नर्तक और एक गायक है, दो टर्म्स है, तो एक अगर आपने लिरिक्स याद कर लिया, लिरिक्स बजेगा तो नाचोगे, और पार्टनर अपने आप याद कर लो कि पार्टनर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। या यूं याद कर लो कि भाई पुराने टाइम में पानी भरने जाते थे, उस समय गाना गाते हुए जाते थे, तो ऐसे याद कर लो। चलो आगे नेक्स्ट, ये तो पीछे देख लिया, वही है, रिपीट है वही, तो ना कोलार, थेचर, कन्नार, धोबीर, लोहाया, ये आपने सब पीछे याद किए हैं, वही तो है। तो एक काम करते हैं, ये मैंने भी आपको याद कराया पीछे, वही तो है, इनको साइड में डालते हैं, चलो। हाँ लो बताओ, एक एक सारे बता दो, जो अच्छा लगे, जहां से शुरू करना है कर दो, कहां से करोगे, नीचे से करो, थेचर से कर लो, हाथी बड़ी, ठीक है, चलो यहाँ से शुरू कर लिया, ये हो गया, हाँ वनों में जाएगा, कपड़े लेके, पानी मिलेगा नहीं, सही है, हाँ वार करता है ऐसे, नहीं नहीं, अरे लोहा कोला, काड़ू काला, लोहा काला, और पर्दे डालो ऐसे, और मछली पकड़ लो, और हाँ उमनार, और एक बच गया पुचावार, बताओ दोनों, और ये नाम थोड़े मुझे लगता है अलग आए हैं, उसमें थोड़े अलग थे, नमक व्यापारी है, उसमें कम लिखा हुआ था, कुछ और नाम लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। और एक कुचावर है, कूस से कुचावर, कूस से कुम्हार, ये इसमें अलग आ गया, उसमें थोड़ा ये नहीं, ये वाला नहीं था उसमें। आ जाओ धर्म पे आते हैं, धर्म तो अगस्त्य ऋषि पे हमने बात की, अगस्त्य ऋषि आए और दक्षिण में जो है वो शैव धर्म को प्रचारित किया। तमिल प्रदेशों में अगस्त्य और कौंडिन्य का पर्याप्त प्रभाव था। आपको ऐसे देखना है कि जैसे ये अगस्त्य जो ऋषि है, या अगस्त्य ऋषि है उत्तर भारत में, और इन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया, आर्य संस्कृति का प्रसार किया। इन अगस्त्य के साथ इनके एक मित्र भी है, कौंडिन्य, कौंडिन्य ऋषि। ये अगस्त्य तो यहीं रुक गए भारत में, और कौंडिन्य भारत से बाहर चले गए, दक्षिण पूर्व एशिया तक आ गए। और याद रखना, जब मैं पूछूंगा आपसे, जब हम वृत्तर भारत एक टॉपिक करेंगे ना, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, तब इसका नाम आएगा, तब पूछूंगा मैं कि कौंडिन्य का नाम कब आया था। अगस्त्य के मित्र थे, उनके साथ आए, ये यहीं रुक गए, ये आगे चले गए। धर्म पे आते हैं, तमिल प्रदेशों में ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य का पर्याप्त प्रभाव था। दक्षिण में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में इन दोनों की प्रमुख भूमिका भी थी। दक्षिण में अनेक मंदिर अगस्त्य नाम से या शिव जी की मूर्तियां रखी गई है। और दक्षिण भारत में मुर्गन को ऐसे याद रखना है, शिव जी के दो पुत्र है, गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर है, गणेश जी जैसे चूहे पे बैठे थे, तो उनका वाहन है मोर। अब मोर को वो लेके आए दक्षिण तक, तो मोर थक गया, तो मोर को हटा के मुर्गे पर बैठ गए। तो ये मुर्गन वही व्यक्ति है जो मुर्गे पर बैठे हैं, शिव के पुत्र माने गए हैं, यानी कार्तिकेय माने गए हैं। और मुर्गे को जब पकड़ते तो वो भाग जाता है, तो मुर्गे को पर्वतों पर क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। मुर्गन की बात याद रख लेना, क्या क्या बताइए, मुर्गन ही कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं, और मुर्गा इनका वाहन है। पर्वतों पर मुर्गे को क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। तो दक्षिण भारत में मुर्गन की उपासना
सबसे प्राचीन है, कालांतर में मुर्गन का नाम सुब्रमण्यम हो गया। स्कंद कार्तिकेय ने इस देवता का एकीकरण हो गया। दक्षिण की परंपरा में मुर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या? मुर्गा है, जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है। मुर्गन का दूसरा नाम वेलन भी है। मुर्गन का साक्ष्य जो मिला है ना, वो आदिचनलूर से मिला, तमिलनाडु से। मुर्गन की पत्नी कुरवस थी, कुरवस मुर्गन की पत्नी। मंदिर इनका मिला आदिचनलूर से। और मुर्गन ही कौन है? कार्तिकेय सुब्रमण्यम इनको कहा गया। विष्णु को कहा गया तिरुमल। तिरुमल, तिरुमल का है विष्णु को। और तिरुमल का मंदिर मिला है विनागर, मतलब मंदिर कहलाता था विनागर। वी से विष्णु, वी से विनागर और तिरुमल इसको कहा गया विष्णु को। तमिल क्षेत्र में इस समय लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। मणिमेगलई में, मणिमेगलई जो किताब है, जो आपको याद है, उसकी पुत्री, किसकी पुत्री? माधवी कोवलम। तो मणिमेगलई में कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा मिलती है। और लोगों का कर्म, पुनर्जन्म और भाग्य पर विश्वास था। वो हर समय होता है, हर काल में होता है, और वो है भी, इस समय में भी था। मरियम्मा, चेचक हो जाएगा तो माँ याद आ जाएगी, मरियम्मा ऐसे याद रख लो। और यल्लम्मा ऐसे याद करो, यलगार की देवी। यलगार मतलब विजय की देवी। और मरियम्मा जो है ना, परशुराम की माता मानी गई है। कौरवई देखो, को कौन था पीछे? आपने देखा, राजा। और राजा ही तो योद्धा होता है, राजा ही तो विजय करता है। विजय की देवी या योद्धा की देवी कहलाती है कौरवई। और कोरल जो है बहेलिया, बहेलिया मतलब शिकार करने वाले, बहेलियों के उपासक है। कुट्टन ने तमिल भाषा में महाभारत लिखी और कम्मन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी। याद ऐसे करे कि कुटा काटी किस में ज्यादा हुई? महाभारत में हुई, वहां तो युद्ध तो है पूरा। तो कुटा काटी किस में हुई? महाभारत में। तो कुट्टन ने तो महाभारत लिखी, कम्मन ने रामायण लिखी, ऐसे याद कर लो। चेर पांडे पत्नी पूजा का समर्थन करते ही थे। मंदिर शेनगुट्टन ने बनाया ही था, जिसमें श्रीलंका का राजा आया ही था, नाम गजबाहु, इलम को लेके। मदुरै का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वरी का है। मीनाक्षी अम्मा यहाँ की पार्वती को कहते हैं। तो ये हो गया आपके टॉपिक पूरा। और अब आते हैं